नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक विशेषण का अध्ययन कराऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़े थे। आज हम विशेषण करेंगे। विशेषण शब्द, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों से पता चलती है वह शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो आज हम विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना, अर्थात जो शब्द विशेषता बताए वह विशेषण। विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण शब्द वह विकारी शब्द है जिसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चलती है। जिस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेने से पहले उस वस्तु के बारे में कुछ विशेष बात करते हैं तो वह उसकी विशेषता बन जाती है। अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द को विकारी शब्द इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार बदले जा सकते हैं। अब विशेषण शब्द के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। काला घोड़ा, यहाँ पर काला शब्द विशेषण है। मीठा आम, मीठा शब्द विशेषण है। मोटा आदमी, मोटा शब्द विशेषण है। विशेषण के भेद अब हम करेंगे। विशेषण के मूलतः 4 प्रकार माने जाते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहला भेद है हमारा गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत केवल गुण नहीं आते, दोष, रंग, आकार, रूप, स्थिति, अवस्था, दशा, ये सब चीज़ें आ जाती है। इसीलिए गुणवाचक विशेषण को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। जैसे गुणवाचक शब्द हैं अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ। रंग वाले शब्द हैं काला, गोरा, पीला, नीला। कालबोधक है पुराना, प्राचीन, नया, क्षणिक, क्षणभंगुर या अवस्था वाला है गीला, सूखा, जला। आकार वाला मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा। स्वाद बोधक खट्टा, मीठा, कसैला, नमकीन। ये सभी जो विशेषताएं हैं, चाहे वह दोष की हो, रंग की हो, आकार की हो, स्थिति की हो, गंध हो, स्वाद हो, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो गुणवाचक विशेषण को पढ़ते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि गुणवाचक विशेषण में केवल गुण नहीं आते, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो कौन कौन सी है आप सभी याद रखेंगे। दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, दशा आदि। ठीक है। अब करते हैं हम दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संख्यावाचक, संख्या रूपी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं तो 5 जो है वो संख्या है, तो यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को 2 भेद में बांटा गया है। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जिसमें निश्चित रूप से आपको संख्या का बोध होता है। जैसे 10 आदमी, 15 औरतें, 15 बच्चे, 50 रुपए। इस स्थिति में आपको निश्चित रूप से संख्या पता है, इसीलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 प्रभेद किए गए हैं।
जैसे गणनात्मक 1 2 3 4 इसमें गिनती आती है। दूसरा क्रमवाचक पहला दूसरा तीसरा चौथा। तीसरा आवृत्तिवाचक दुगुना तिगुना चौगुना। चौथा समुदायवाचक दोनों तीनों चारों। अर्थात इन सभी भेदों में आप देखेंगे कि निश्चित संख्या हमें पता है। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण का अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ निश्चित रूप से हमें संख्या का बोध नहीं होता। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे हमें पता है बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन वो अनिश्चित है, कितने हैं हमें यह नहीं पता, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। कुछ आदमी बाजार में घूम रहे हैं, यह भी अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। कुछ और उदाहरण भी हम देख सकते हैं। रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, या मुझे 1000-2000 रुपये दे दो। जहां हम निश्चित रूप में कुछ नहीं बता सकते उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जहां हम निश्चित रूप में संख्याएं बता सकते हैं वहां को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला भेद है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जहां परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो नाप तोल से संबंधित होता है। ध्यान रखें, परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल की इकाई जरूर दी होती है। जैसे थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है, या राम के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हो गए। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि वह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भेदों में बांटा जाता है, एक है निश्चित परिमाणवाचक और एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जहां निश्चित रूप से आपको नाप तोल की इकाई पता होती है। जैसे 5 लीटर दूध दे दो, 2 मीटर कपड़ा ले आओ, 1 क्विंटल चावल ले आओ। इस प्रकार इस पे आपको इकाई पता होती है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होते हैं जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा पाते। जैसे सारा कपड़ा बर्बाद हो गया, कितना कपड़ा है आपको नहीं पता, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ होगा। ज़्यादा लीटर तेल, आपको नहीं पता कितने लीटर की बात की गई है, तो यहाँ भी अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण यहाँ आपके सामने होगा। संख्या एवं परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्या और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बहुत साधारण है। संख्यावाचक में संख्या दी होती है और परिमाणवाचक में नाप तोल संबंधी इकाई दी होती है। आइए अब इसका अंतर देखते हैं। संख्यावाचक में गणना होती है, जबकि परिमाणवाचक में नाप या तोला जाता है। संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक में संख्या के बाद नाप तोल की इकाई होती है, उसके बाद पदार्थ होता है। जैसे अगर मैंने कहा 2, तो 2 के बाद संख्या के बाद लीटर आएगा या 2 मीटर आएगा, कोई भी इकाई आएगी, उसके बाद आएगा कपड़ा, तेल या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक के अंतर को जान सकते हैं। विशेषण का चौथा और आखिरी भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर समझना भी जरूरी है। आइए ये अंतर समझते हुए कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले होता है तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि यह अकेले अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, तो यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, क्योंकि लड़की संज्ञा शब्द है और संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है और विशेषता प्रकट करता है, वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। वह बहुत बुद्धिमती है, इस स्थिति में यह निश्चयवाचक विशेषण बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। तो जिस स्थिति में संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा वह आपका सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। इस तरह आपको दोनों का अंतर
समझ आएगा। आइए अब विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं। तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, जिसे प्रथम अवस्था कहते हैं, इसके अंतर्गत विशेषणों का मूल रूप होता है। इस अवस्था में तुलना नहीं होती, यह मूल रूप होता है, जैसे का तैसा हम स्वीकार करते हैं। दूसरी है उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना की जाती है तब उसे विशेषणों की उत्तरावस्था कहते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में तुलना की जाती है। तीसरी है उत्तमा अवस्था, यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उसमें एक को श्रेष्ठतम बता दिया जाता है तब उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे राम सबसे सुंदर है। मूलावस्था में राम सुंदर है, उत्तरावस्था में राम श्याम से सुंदर है और उत्तमा अवस्था में राम सबसे सुंदर है। इस तरह ऊपर बताए गए तरीकों के अलावा विशेषण की मूलावस्था में तर और तुम लगाकर उसके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। इस प्रकार कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे मूलावस्था है प्रिय, तो उत्तरावस्था होगी प्रियतर और उत्तमावस्था होगी प्रियतम। दूसरा कोमल, कोमलतर, कोमलतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। इस प्रकार आप देखेंगे उत्तरावस्था में तर जोड़ा जा रहा है शब्द के अंत में और उत्तमावस्था में तम जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार आप गुणवाचक विशेषण की अवस्थाओं से परिचित हुए और साथ ही हमने विशेषण के भेद, उसके उदाहरण और उसकी परिभाषा को भी अच्छे से जाना। उम्मीद करती हूँ आपको यह विषय समझ आया होगा। धन्यवाद।